जनरल बायोलॉजी सेल्स, ये हमारी क्लास 7 है। हम एक बार देख लेते हैं क्लास 6 में हमने क्या किया था। तो क्लास 6 में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस के बीच में होता है। एक प्रोटोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोसॉल, और ऑर्गेनल्स भी होते हैं उसमें। तो सेल ऑर्गेनल्स और साइटोसॉल को मिला के हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि स्पेसिफिक क्या डिफरेंस है, हम लोग भी जनरल देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम स्टेन लेता है। न्यूक्लियस जिसमें क्रोमेटिन होता है वो ज़्यादा स्टेन लेता है डाई के साथ। साइटोसॉल फ्लूइड पार्ट होता है और साइटोप्लाज्म में लगभग 80% वाटर होता है। फिर हमने देखा था इसका दो पार्ट होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब बाहर का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने होता है वो थोड़ा वाटरी होता है, और एंडोप्लाज्म वाला पार्ट थोड़ा डेंस होता है जो न्यूक्लियस के सामने होता है। इसके फंक्शंस हमने देखे थे, इंटरनल कंपोनेंट्स को उनकी जगह पर रखने में मदद करता है। फिर सेल ऑर्गेनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और फिर हमने देखा था ये ऑर्गेनल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक्स में ये लैक करते हैं, होते नहीं हैं, और अगर कुछ होते हैं तो वो मेम्ब्रेन उनमें नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन होता है, लेकिन कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो किन में नहीं होता है, जैसे राइबोसोम्स हो गए, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन एट्सेट्रा। फिर हमने पहला जो सेल ऑर्गेनल देखा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स और शीट्स का। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होता है क्योंकि उसमें उनके इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं इसके सरफेस पे, और ये मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल से लिपिड्स करता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एक चैनल की तरह, ट्रांसपोर्टेशन चैनल की तरह काम करता है, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट रीजन्स, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ। एक सरफेस ये प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का। और वर्टिब्रेट्स में जो लिवर सेल्स होते हैं एनिमल्स के, वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें जो लिवर सेल्स होते हैं उसमें जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को। ये उसका एक डायग्राम था। यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स नहीं है, पर यहाँ पर ये जो है राइबोसोम्स है जिनके कारण ये रफ होता है, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर पोर्स। अगला हमने देखा था गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करता है। मतलब जो प्रोटीन आता है उसको पैक करता है, मॉडिफाई करता है और डेस्टिनेशन पे भेज देता है, ठीक है, ये होता है। और इट प्रोसेसेस द प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन। तो जो प्रोटीन फॉर्म होता है RER में, जो मैन्युफैक्चर होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो वेसिकल्स में ये वेसिकल्स में इसको पैक करता है। इसमें वो कुछ मॉडिफाई भी करता है, जैसे इट प्रोसेसेस प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन, अटैचेस वेरियस शुगर मोनोमर्स टू प्रोटीन्स एज प्रोटीन मूव थ्रू द apparatus। तो प्रोटीन जैसे मूव करता है तो उसको ये मॉडिफाई करने का भी काम करता है। इसके फंक्शन में क्या क्या है, तो फंक्शन में ये कलेक्शन एंड डिस्पैच स्टेशन है। मतलब कलेक्ट करता है जो RER से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं प्रोटीन्स, उसको मॉडिफाई करता है, कलेक्ट करता है और डिस्पैच कर देता है वेसिकल्स में, ठीक है। उसके बाद ये मॉडिफाई भी करता है प्रोटीन्स को। और एक्सोसाइटोसिस, अगर बाहर जाना है सेल से तो उनको बाहर भेज देता है, और अगर सेल में ही मूव करवाना है तो वैसे भी वो डेस्टिनेशन के अनुसार मूव करवा देता है। लिपिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है जैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये लाइजोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास नंबर 7 शुरू करते हैं जो हमारा है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो पहले देखते हैं हाइड्रोलाइटिक क्या है। तो हाइड्रोलाइटिक एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन है हाइड्रोलाइसिस। तो ये कनेक्ट हो रहा है हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एक तरह से हम मान सकते हैं रिएक्शन विद वाटर, जिसमें वाटर बॉन्ड को ब्रेक करता है और रिएक्शन करता है, ठीक है। तो रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग हाइड्रोलाइसिस, तो हमें कनेक्ट करके पढ़ना है क्योंकि बायो में हमें लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत जानेंगे और कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं।
बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। हमारे जो सेल होता है उसमें कई सारे रिएक्शंस होते हैं और हर रिएक्शन का एक रेट होता है। तो एक फास्ट रेट, एक हमें एफिशिएंट रेट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कैटालाइसिस या कैटलिस्ट का यूज़ होता है। लगभग सारे रिएक्शन जो होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे सेल में, उसमें कैटलिस्ट चाहिए ही होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द सेल नीड एंजाइम कैटालाइसिस इन ऑर्डर टू अकर एट रेट्स फास्ट इनफ टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। तो एंजाइम, जो ब्रेड का लिवेन होता है, लिवनिंग ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड जो फूलता है उसमें यीस्ट काम करता है, तो वो एक एंजाइम की तरह काम करता है, नेचुरल एंजाइम है, तो उसी पे नाम पड़ा एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइमोस का मतलब लेवेंड होता है, ब्रेड का लेवनिंग, तो उसी में जो यीस्ट था वो जो काम करता था, तो उसी से देखा गया कि और भी नेचुरल अकरिंग एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शंस को करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाम पड़ गया एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइमोस मतलब लिवेंड, लिवनिंग मेक्स द ब्रेड राइस, है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉल मतलब चेंज होता है। तो ऐसे इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया है, तो ऐसे अगर आप इसको कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना, और ध्यान रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म होता है द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं लगभग सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो लाइसोसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, तो डबल मेम्ब्रेन मतलब 2 बाई लेयर लिपिड मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन मैनी एनिमल सेल्स। दे आर स्फेरिकल वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे गोल से पैकेज होते हैं जिसमें कुछ स्टोर किया जाता है, जैसे फूड, इनगल्फ पार्टिकल या जनरली लिक्विड, फ्लूइड, वाटर, ठीक है, इसको वेसिकल बोलते हैं। दे आर स्फेरिकल वेसिकल्स दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इस स्फेरिकल वेसिकल में क्या स्टोर किया जाता है या क्या रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट मैनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो जो हमारे फूड में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ता है। They are spherical vesicles that contain hydrolytic enzymes that digest many kind of biomolecules, food particles such as peptides, nucleic acids, carbohydrates, lipids. मतलब digest मतलब it break down these biomolecules, ठीक है। अब लाइसोसोम को हम लोग देखते हैं, तो लाइसो मतलब टू लूजन, मतलब एक तरह से तोड़ना, और सोमा से बना है बॉडी, तो मतलब बॉडी जो बायोमोलिक्यूल्स है, ऐसा मान सकते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स है उनको वो तोड़ता है, ठीक है। तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है, तो लाइसोसोम। अगला है हमारा, इट हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल। ये वेस्ट रिमूवल में भी काम करता है। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं, ख़राब से हो जाते हैं, तो उनके जो पार्ट होते हैं बचे हुए, उनको भी ये तोड़ देता है, डाइजेस्ट करता है और रिमूव कर देता है, ठीक है। और जो फॉरेन मटेरियल्स कभी कभी आ जाते हैं, कुछ हार्मफुल मटेरियल्स आ सकते हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, मतलब उनको तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉरेन मटेरियल्स इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड, ठीक है। तो कुछ जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, जैसे फूड आता है, तो फूड तो इम्पॉर्टेंट होता है, बैक्टीरिया अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स, तो जो ऑर्गेनल्स पार्ट ब्रेक कर जाते हैं, उनको भी, जो ख़राब हो जाते हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। तो वो जब एंड अप इन लाइसोसोम्स, वो लाइसोसोम्स में आ जाते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो इनको डाइजेस्ट कर देते हैं, विच ब्रेक्स देम अप इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। बैक्टीरियाज हो गए, फूड हो गया, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स हो गए। लाइसोसोम डू दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इनके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो लगभग सबको ब्रेक कर देते हैं। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस में हमने देखा था, तो गोल्गी अपैरेटस में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर लाइसोसोम फॉर्मेशन है ना, ये गोल्गी अपैरेटस था, इसमें लाइसोसोम फॉर्मेशन होता है। तो ये सब आपको कनेक्ट करना है, बहुत सारी बातें हैं, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट बातें जो कनेक्ट हो रही हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस। अब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं, तो देखते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोसेस इन अ सेल, तो सेल में कोई प्रोसेस होता है, तो कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, फॉरेन मटेरियल्स आ सकते हैं, या फिर
किसी कारण वो प्रोसेस अच्छे से या सही से नहीं हो पाता है। तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोसेस इन सेल और सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है सेट ऑफ रिएक्शंस। तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोसेस इन सेल और सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है, तो मान लेते हैं सेल है, अलग अलग सेल होंगे, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस। ठीक है, तो मान लेते हैं इस सेल में लाइसोसोम है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइसोसोम ये फट जाता है और इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव जो निकल जाते हैं, तो ये सेल क्या होता है, डेड हो जाता है। ये अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, तो सबको नहीं करता है, बस अपने सेल को वो डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे जो सेल काम नहीं करता है या फिर उसमें प्रोसेस ख़राब हो जाता है, तो वो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल। ठीक है, द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स टेक प्लेस इन द इंटरनल स्पेस ऑफ द आरिया। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो कहाँ बनते हैं या कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, तो जो आरईआर का इंटरनल स्पेस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये वहाँ बनते हैं। ठीक है, सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के होते हैं, एंजाइम्स में लास्ट में एसेज आता है। ठीक है, एसेज आता है, तो ये तरीके होते हैं। बायोलॉजी में बहुत से मेडिसिन वगैरह में भी आप देखे होंगे, बहुत अलग अलग तरह के नाम होते हैं, लेकिन उनमें एक पैटर्न है। ठीक है, एक पूरा टर्मिनोलॉजी होती है मेडिसिन की और बायोलॉजी की, जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो जिनको वो टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, पर हमें अभी वो नहीं जानना है, बहुत ही नॉर्मल जानना है। पर ये बात याद रखना है कि ये सब एक सिस्टमेटिक ढंग से है, ऐसे ही नहीं है, एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको अरेंज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक इस सिस्टमेटिक ढंग से आराम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी में है। पर हम लोग को सब नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा दिखना है। तो एंजाइम्स के लास्ट में एसेज आता है ना, जैसे न्यूक्लियासिस। तो न्यूक्लिक एसिड, इससे न्यूक्लिक एसिड को ये ब्रेक करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए, तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। प्रोटीआसिस, तो प्रोटीन से ये मिलता जुलता है, और एसिस मतलब एंजाइम है, तो प्रोटीआसिस, तो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। फिर सल्फेटासिस, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, सल्फर। ठीक है, तो सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं। फिर एमाइलेस, अब एमाइल से तो आपको ये ध्यान रखना है, एमाइल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डिनोट करता है। एमाइल क्या होता है, स्टार्च, रिफरिंग टू स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट या स्पेसिफिकली स्टार्च को ब्रेक करता है। ठीक है, और एस जो होता है वो सफिक्स होता है एंजाइम्स को नेम करने के लिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, प्लूरल है, और माइटोकॉन ये ON है, माइटोकॉन्ड्रियन ये सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लूरल सिंगुलर में ध्यान रखना है हमें। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन या कॉन्ड्रिया अगर प्लूरल है, इसका मतलब टाइनी ग्रेन्यूल, तो टाइनी पार्टिकल्स मान सकते हैं, थ्रेड लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो उसके आधार पर नाम लिखा गया। इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब ये पावर, एनर्जी देता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होता है, रिएक्शंस अकर करने के लिए। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये ATP मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है जिनमें एनर्जीज होती हैं, और इस एनर्जी का यूज़ करके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में। तो ATP को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना, इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल। ठीक है, द बॉडी मतलब यहाँ पर आप सेल भी लिख सकते हैं ना, द सेल यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो केमिकल कंपाउंड्स और वर्क के लिए ATP एनर्जी को यूज़ किया जाता है, जो ATP के फॉर्म में है। RBCs, अब RBC में क्या होता है, सेल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, ये सब नहीं होता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल न्यूक्लियस नहीं होता है इस सेल में। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और मदद करता है, डिफरेंट पार्ट्स में वो पहुंचाता है ऑक्सीजन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हीमोग्लोबिन की, मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन का स्पेस बढ़ाने के लिए सेल में ये ऑर्गेनल्स नहीं रहते हैं, ताकि जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये एक जनरल बात थी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं ATP क्या है। तो ATP हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनाइन जो हमारा न्यूक्लियो बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस, उसका एक बेस एडेनाइन होता है, तो उसी से ये बना है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और ट्राइफॉस्फेट होता है।
that provides energy to drive and support many processes in living cells such as मसल का कॉन्ट्रैक्शन, नर्व पल्स प्रोपगेशन, केमिकल सिंथेसिस और बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं पूरी बॉडी में, उसकी एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस, जिसको न्यूक्लियो बेस भी कहते हैं, प्लस 5 कार्बन शुगर या पेंटो शुगर जो जनरली हमारा राइबोज होता है। तो राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये बायोमोलिक्यूल्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। और न्यूक्लियो बेस क्या होता है, तो 5 प्राइमरी न्यूक्लियो बेस होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है नाइट्रोजनस बेस? एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन। तो ए टी के संग और जी सी के संग जुड़ा रहता है डीएनए में, और आरएनए में यूरेसिल रहता है, ठीक है। आरएनए में क्या रहता है? यूरेसिल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियो बेस। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या था? तो न्यूक्लियोसाइड था नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड ही मोनोमर होता है डीएनए और आरएनए पॉलीमर का। ये कुछ जनरल बात थी, आगे बढ़ते हैं। व्हेन कंज्यूम्ड इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसका यूज़ होता है तो कैसे यूज़ होता है? तो एटीपी को कन्वर्ट किया जाता है एडीपी या एएमपी पे। जो ट्राईफॉस्फेट है उसको कन्वर्ट किया जाता है डाईफॉस्फेट पे, एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट या एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट से, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी रिलीज जो एनर्जी होती है उससे काम किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन कंज्यूम्ड इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस एटीपी कन्वर्ट्स टू एडीपी, एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट, और एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब ये जब खर्च हो जाता है एटीपी, तो फिर से ये बन जाता है। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो एटीपी को दोबारा रीजनरेट करते हैं, दोबारा जनरेट करते हैं, ठीक है। और दोबारा जनरेट होने के बाद ये दोबारा टूटता है एडीपी और एएमपी में, एनर्जी रिलीज होती है, फिर दोबारा प्रोसेसेस इसको रीजनरेट करते हैं, फिर ये टूटता है, तो ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। एटीपी में जो न्यूक्लियो बेस होता है वो एडेनाइन होता है। ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर हमें जानना नहीं है, पर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ हर जगह एन एन ही होता है, ठीक है। यहाँ ओ नहीं होता है, बाकी बेसिस में आप देखेंगे तो ओ भी होता है, पर इसमें सिर्फ एन होता है। व्हेन एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी और एएमपी, एनर्जी इज रिलीज। यही एनर्जी यूज होती है डिफरेंट प्रोसेसेस करने में, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, जैसे न्यूक्लियस था 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? पोरस होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? डीपली फोल्डेड होता है, ठीक है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये फोल्ड क्या करते हैं? सरफेस एरिया देते हैं एटीपी के जनरेशन के लिए। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो कंपार्टमेंट उसमें होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फोल्ड्स कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू न्यूमरस फोल्ड्स, ठीक है। तो उसमें अलग अलग फोल्ड्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर पोरस होता है, इनर डीपली फोल्डेड होता है जो सरफेस देता है, और इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में फोल्ड होता है, ठीक है। उनको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम्स एक हमारा आरईआर में था, ठीक है। और डीएनए कहाँ था? तो डीएनए हमारा न्यूक्लियस में था। न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम बनता है, वो क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है। तो जब डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो डीएनए हमारा मौजूद होता है क्रोमेटिन फाइबर में, ठीक है। और जब डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमेटिन फाइबर ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम्स में, जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपना डीएनए और प्रोटीन, सॉरी डीएनए और राइबोसोम्स होता है, प्रोटीन नहीं, सॉरी राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स एक आरईआर में भी था, ठीक है। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना भी प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इनर बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पोरस है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। और इसमें डीएनए होता है, तो ये देखिए जो थ्रेड लाइक होता है अलग अलग फोल्ड्स में, ये आपका डीएनए होता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल्स में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनर सरफेस पे, इनर मेम्ब्रेन के सरफेस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये सब जो कंपार्टमेंट्स है ये सब क्रिस्टी कहलाते हैं।
ठीक है, छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है फोल्ड्स है। ओके, तो ये ब्रीफ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, अगला क्या है, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स। तो प्रोटीन उसमें होता है, वन ऑफ द प्रोटीन इज एटीपी सिंथेज। ठीक है, तो यहाँ पर नाम से आप पता कर सकते हैं, एज है तो एंजाइम है, और सिंथ मतलब सिंथेसिस, उसके पहले एटीपी, तो एटीपी को सिंथेसाइज करने वाला प्रोटीन रहता है इसमें। ठीक है, वन ऑफ द प्रोटीन इज एटीपी सिंथेज विच इज एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी को कैटेलाइज करता है, एंजाइम का काम ही होता है रिएक्शन को गति देना, है ना, फास्ट अकर हो सके। तो दैट कैटेलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी यूजिंग, किससे यूज में क्या होता है, एडीपी। तो डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जुड़ेगा, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स एटीपी। ठीक है, तो एडीपी और फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो पीआई इसको लिख देते हैं। तो एडीपी प्लस पीआई गिव्स एटीपी। तो इसमें एंजाइम कौन काम करता है, तो एटीपी सिंथेस। और पहले हम लोग देखें कि एटीपी को रीजनरेट भी होना है, क्योंकि वो ब्रेक होगा, एडीपी और एएमपी में एनर्जी रिलीज होगा, तो वो तो खर्च होता रहेगा। तो फिर रिएक्शंस होता है जिसको एटीपी सिंथेस कैटेलाइज करता है और एटीपी दोबारा जनरेट होता है। हैंस एटीपी सिंथेस जनरेट्स एटीपी इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक है सेल साइकिल में, है ना, सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो द क्रेब्स साइकिल इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन देयर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल एक होता है, एक सेल साइकिल एक और होता है जो क्लास 11th में एक अलग चैप्टर भी है, तो वो भी देखेंगे। पर यहाँ पर हमारा क्रेब्स साइकिल है, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस होता है वो दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, और ये सारे एरोबिक, जो एरोबिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें जो एनर्जी कन्वर्जन होता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होता है, वो सब इस साइकिल से दिखाया जाता है। इसको क्रेब्स साइकिल्स या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बहुत ब्रीफ में धीरे धीरे कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रहना चाहिए उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, जैसे फिर वैक्यूल्स आएगा। ठीक है, तो प्लास्टिड्स हो गया। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग प्लास्टिक से कंटिन्यू करेंगे, प्लास्टिड से। आप इनको रिवाइज करिएगा, और सब चीज़ नहीं तो कम से कम मेन चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आर में क्या सिंथेसाइज होता है, एस में क्या सिंथेसाइज होता है, उनकी पोजीशन कहाँ है। जैसे न्यूक्लियस के जस्ट आउटर मेम्ब्रेन से लगा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस क्या करता है। तो बेसिक चीज़ें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डिटेल है, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ा, अगली वीडियो में हम प्लास्टिड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।